क्लास। आज की क्लास का हमारा टॉपिक होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लोग जानेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। हम लोग उसमें उतना पढ़ेंगे जितना हमारे एग्जाम में काम का होगा। ये मैंने बुक के स्निपेट्स लगा रखे हैं। इसमें से मैं आपको पढ़ पढ़ के इस तरह से समझाऊंगा कि आपको ऐसा लगेगा कि आप वो खुद पढ़ रहे हो और एक एक लाइन का मतलब आप खुद समझ रहे हो। और जहाँ पर भी कोई भी टिपिकल पोर्शन होगा जहाँ पर ऐसा लगता है कि हाँ कोई डाउट आ सकता है, कुछ समझ में नहीं आएगा, वो मैं एडिशनली आपको एक्सप्लेन करूंगा। लाइक इट। खैर, सो व्हाट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पहला सवाल होता है व्हाट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अगर हम डेफिनेशन से जाते हैं तो डेफिनेशन ये बोलता है द फिनोमेना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन लाइट ऑफ सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है। द कैच इज व्हेन द लाइट ऑफ सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी जब एक्ट करती है आपकी मेटल सरफेस पे। अगर हम यहाँ ये बोलें सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन अपॉन इट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब यहाँ पे कैच क्या है कि जब भी आपकी लाइट जिसकी फ्रीक्वेंसी सफिशेंटली हाई है, ठीक है, वो किसी मेटल सरफेस पे कास्ट होती है या गिरती है, तो उसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं उसकी सरफेस से। ठीक है। और उस इजेक्शन को, इलेक्ट्रॉन का उस मेटल की सरफेस को छोड़ के निकल जाने को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है। और जो ये इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये इनको हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहने का कारण यार यही है कि जिस वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं ना, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी आती है तभी निकलते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी इसलिए आती है क्योंकि उनके पास फोटॉन्स आते हैं। ठीक है? आगे हम पढ़ेंगे ऐसा क्या है, इसका पूरा बैकग्राउंड है जैसा भी है, लेकिन इस वजह से इनको फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ठीक है। फोटॉन्स ही बेसिकली वो पैकेट होता है। फोटॉन्स ही बेसिकली वो पैकेट होता है जो कि किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अगर जितनी बार भी मैं आपसे बोलूँगा कि लाइट सरफेस पे गिरेगी, तो बेसिकली लाइट को आप लाइट की तरह मत देखो। मतलब एक कन्वेंशनल टर्म्स में लाइट गिरी, लाइट इज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है। एंड एवरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज गॉट सम फ्रीक्वेंसी एंड सम वेवलेंथ। ठीक है। तो हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए क्या होता है रिलेशन आपका, लैम्डा को आप उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हो, मतलब वेवलेंथ को उसकी आप फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हो, तो आपको स्पीड ऑफ लाइट मिलती है। दिस इज द इक्वेशन और एक्सप्रेशन दैट होल्ड्स गुड फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ठीक है। तो हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में एनर्जी होती है, वो क्वांटाइज्ड होती है। ठीक है। और वो जो क्वांटिफाइड एनर्जी होती है दैट इज बीइंग कैरिड बाय फोटोन। ठीक है। वो जो एनर्जी होती है वो फोटोन लेके चलता है। तो वही फोटोन जब आपके मेटल सरफेस पे पड़ता है, ठीक है, मान लो ये मेटल का आपका एटम है और ये फोटोन आपका आ रहा है और ये आपका मेटल सरफेस पे पड़ रहा है। ठीक है। कास्ट हो रहा है। ठीक है। तो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है जितनी इसकी ज़रूरत है, ठीक है, उतनी फ्रीक्वेंसी अगर है, तो ये जैसे इस पे आके लगेगा वैसे ही यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इलेक्ट्रॉन आपका इजेक्ट हो जाएगा और इसी वजह से इसको क्या बोलते हो, आप फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हो। ठीक है। और वो मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी है ना, से आपकी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा होना होगा। इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी मतलब जो इस फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या लाइट आपके मेटल सरफेस पे पड़ रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी कम से कम जितनी होनी चाहिए टू इमिट एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन ऑफ दैट मेटल। ठीक है। इस मेटल का उसको वर्क फंक्शन बोलेंगे। ठीक है। ये छोटी मोटी चीज़ें जो याद रखनी है कि वर्क फंक्शन बोलते हैं। खैर, हम वापस आते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। आप ये सब चीज़ें बस एडिशनल थी, तो अभी आपका ध्यान फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे रहना चाहिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यही था कि आपका जो इजेक्शन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल सरफेस when a light of sufficiently high frequency falls upon it, it is known as a photoelectric effect। तो photoelectric effect बोलते हैं। ठीक है। अब यार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ने के लिए ना हमने एक एक्सपेरिमेंट कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है। एक्सपेरिमेंट किसी ने किया था काफ़ी टाइम पहले। ठीक है। इसका नाम था लेनर्ड। ये नाम वगैरह ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते नहीं है, पूछे जाते नहीं है। ठीक है। तो इसका जो एक अपैरेटस है, बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ने के लिए एक अपैरेटस है। इसमें ना कहानी बहुत लिखी हुई है, मैं उसमें जो ज़रूरी है वो मैं आपको बताऊंगा बस। इसमें जो इम्पोर्टेंट है ना, जो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं उसमें ना कुछ ग्राफ्स इंपॉर्टेंट हैं। जो ग्राफ्स हैं, ये ग्राफ्स आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो हम उन ग्राफ्स को पढ़ेंगे। ठीक है। वो ग्राफ्स में सारी कहानी है कि ये बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहना क्या चाहता है। ठीक है। इसकी दो तीन चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ये मैंने आपको इसलिए बता दिया कि बेसिकली हम इस एक्सपेरिमेंट से क्या निकालने वाले हैं, मतलब क्या उखाड़ेंगे इस एक्सपेरिमेंट को पढ़। तो आपको पहले से ही पता है कि हम लोग कुछ ग्राफ्स पे अराइव करेंगे
तो वो ग्राफ्स के लिए एक अंडरस्टैंडिंग आप पहले से बना के चलोगे होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। आह, तो यार यहाँ पे ना, ये जो है आपका ना इवैक्यूएटेड व्हाट वी से ग्लास ट्यूब है, ठीक है। मैंने यहाँ पे मार्क कर रखा है दैट इट इज़ एन इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब, इसके अंदर कुछ नहीं। और यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, इसको आप एमीटर बोलते हो, इसको आप कलेक्टर बोलते हो, ठीक है। एमीटर का काम क्या है, जैसा कि नाम में लिखा है, इसका काम है एमिट करना। और कलेक्टर का काम है कलेक्ट करना, ठीक है। ये बैट्समैन है और ये विकेट कीपर, ठीक है, या फील्डर है। विकेट कीपर भी नहीं, विकेट कीपर क्योंकि विकेट के पीछे ही खड़ा होता है। फील्डर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ओवर द फील्ड। तो दिस इज फील्डर एंड दिस इज बैट्समैन। यहाँ पे क्या होता है, इसका जो apparatus है, ये इवैक्यूएटेड ग्लास चेम्बर है। यहाँ पे एक मेटल लगा है जिससे आपके इलेक्ट्रॉन्स निकलने हैं। ये दूसरा इलेक्ट्रोड है जहाँ को इलेक्ट्रॉन्स को कैच करना है। अब यहाँ की रीडिंग्स को पढ़ने के लिए हमने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स लगाए। इंस्ट्रूमेंट आपको पता होंगे, एमीटर है, एमीटर आपका सीरीज में लगता है। दिस इज वोल्ट मीटर जो आपका पैरेलल में लगा हुआ है आपके सर्किट के साथ, ये देखो पैरेलल में लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर जो ये नीचे तामझाम लगा हुआ है, दैट इज मेंट फॉर प्रोवाइडिंग वेरिएबल वोल्टेज, ठीक है, क्योंकि आपको वोल्टेज को वेरी करना है, ठीक है। दिस इज फॉर वेरिंग द वोल्टेज, वेरिंग द वोल्टेज। ये पूरे एक्सपेरिमेंट में आपको वोल्टेज को वेरी करने में हेल्प करेगा, क्योंकि आपको कुछ रीडिंग्स लेनी है जिसमें आपको वोल्टेज को वेरी करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, आपको आई गेस ये सेटअप समझ में आ गया कि इस सेटअप के थ्रू हम लोग ये एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, एक्सपेरिमेंट की रीडिंग्स को स्टडी करें। तो this apparatus consists of evacuated glass tube fitted with two electrodes. The electrode E is called emitter and the electrode C is called the collector, ठीक है। A varying potential difference can be applied across the two electrodes, ठीक है। आपको मैंने बताया कि यहाँ पे इसकी वजह से आप वेरिंग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर सकते हो। द पोलैरिटी ऑफ द इलेक्ट्रोड्स ई एंड सी कैन बी रिवर्स्ड। ऑब्वियस सी बात है, आप बैटरी को दोनों साइड से कनेक्ट कर सकते हो, कभी एक पॉजिटिव हो जाएगा, कभी एक नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव होने से क्या हो जाएगा, देखो अगर आपका जो कलेक्टर है ना, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, अगर आपका कलेक्टर जैसे है ये, तो कलेक्टर अगर आपका ये नेगेटिव है, तो सिंस इस साइड से इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये इनको रिपल करेगा। और अगर आपका कलेक्टर पॉजिटिव है, इस साइड से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को ये जो कलेक्टर है वो आपको अट्रैक्ट करेगा। दैट मीन्स अगर कलेक्टर का जो पोटेंशियल है वो रिलेटिवली आपका ज़्यादा है, ठीक है, या बोल सकते हैं पॉजिटिव पोलैरिटी पे है आपका, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और अगर ये नेगेटिव है तो ये रिटार्ड करेगा, ठीक है, उनको स्लो डाउन करेगा। और जिन इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी लेके निकले होंगे वही वहाँ तक पहुँच पाएंगे, बाकी नहीं पहुँच पाएंगे। एज सिंपल एज दैट। तो ये जो और जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलेंगे ना, आपके एमिटर से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और इनकी वजह से जो करंट आएगा, मतलब जो ये आपका करंट यहाँ पे आपको दिखेगा एमिटर में, दैट विल बी टर्म्ड एज फोटो करंट, ठीक है। इसको फोटो करंट बोलेंगे, जो फोटो करंट यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड फोटो करंट इज बीइंग मेजर्ड बाय दिस एमीटर, द माइक्रो एमीटर, क्योंकि करंट आपका माइक्रोन्स में आएगा, तो माइक्रो एम्पियर में आएगा, तो आप इसलिए एमीटर यूज कर, ठीक है। So, on the other hand, when the collector is maintained at negative potential with respect to emitter, the electrons are repelled by it, जैसा मैंने समझाया। The electrons which have sufficient kinetic energy reach the collector despite its negative polarity, मतलब जिन इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी है, इतनी काइनेटिक एनर्जी है कि वो ये रिटार्डिंग पोटेंशियल को ओवरकम करके आपकी कलेक्टर प्लेट तक पहुंच पाए, वो पहुंच जाते हैं। और थोड़ा बहुत, मतलब बेसिकली जब आपका करंट डिक्रीज हो रहा होता है ना, मतलब यहाँ पर आपकी करंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही तो ऐसा ही हो रहा होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन पहुंच पा रहे होते हैं। As the collector is made more and more negative, fewer and fewer electrons will reach the collector and the photoelectric current recorded by the micrometer will decrease. ताकि मैंने बोला, in case the retarding potential equals V naught is called the stopping potential। देखो एक पॉइंट ऐसा आएगा, ठीक है, तो मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, ज़्यादा ही खींच दिया, ठीक है। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर क्या होगा कि इस कलेक्टर का नेगेटिव पोटेंशियल इतना ज़्यादा हो जाएगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन इस तक नहीं पा पाएगा। तो जब इसका नेगेटिव पोटेंशियल इतना हाई हो, तो उस टाइम पर जो आपका पोटेंशियल आप यूज कर रहे हो, दैट विल बी टर्म्ड एज स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। देखो कॉमन सेंस से आप आराम से सोचना कि जितने पोटेंशियल पर आपने कलेक्टर प्लेट को इतना नेगेटिव चार्ज कर दिया है कि वो किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपने पास नहीं आने दे रही है, उस पोटेंशियल को आप स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलोगे, ठीक है। दैट दिस इज डिनोटेड बाय वी नॉट, इसको आप वी नॉट से डिनोट करोगे, एंड दिस विल बी टर्म्ड एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। एंड नो इलेक्ट्रॉन विल रीच द कलेक्टर एंड करंट विल बिकम जीरो,
ठीक है। एट स्टॉपिंग पोटेंशियल जब वी नॉट की बात करते हैं तो आपका जो करंट होता है दैट करंट बिकम्स जीरो, एंड इन सच अ केस द वर्क डन बाय द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो ऑब्वियस सी बात है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से शूट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, और जस्ट जिस वैल्यू पर कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं पहुँच पाया उस वैल्यू आपने नोट कर लिया, दैट मीन्स वो वैल्यू इतनी थी कि उसने हर एक इलेक्ट्रॉन को रोक दिया। दैट मीन्स उस वैल्यू ने इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी को पूरा काउंटर कर दिया, पूरी तरीके से रोक दिया, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो गया कि जो आपका वर्क डन है, ठीक है, अब यहाँ पे देखो समझना कि वर्क डन और एनर्जी में एक रिलेशन होता है ना, कि वर्क डन इज यूजुअली स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो बेसिकली आप वर्क डन और एनर्जी आपके इक्वल होते हैं। तो इस स्टेटमेंट को समझना, ये स्टेटमेंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है और यही आपकी क्रक्स है, ठीक है, इस पूरे लेक्चर की, कि दैट द वर्क डन बाई द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। वर्क डन बाय द स्टॉपिंग पोटेंशियल, देखो यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, वी नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसको आप चार्ज से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, आपने चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज द वर्क डन। आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में इतना आपने पढ़ा होगा, दैट द वर्क डन by you know work done on an electron when it passes through a potential difference, ठीक है, या when work done by an electron when it has to pass through a potential difference is given by the charge into that potential difference। इसकी मतलब मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई है, अगर आप इसको पढ़ना चाहो तो उन वीडियोस में जाके देख सकते हो, बट इसमें हम डेविएट नहीं होंगे। अभी हम लोग ये मान लेते हैं कि आपको पता है, ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको पता है क्योंकि फर्स्ट चैप्टर था वो। E V naught, that means the work done by an electron to pass through this stopping potential V naught, ये बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी की, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कुछ काइनेटिक एनर्जी लेके चला था, ठीक है, इस इक्वेशन का मतलब समझो, वी मैक्स मान लेते हैं वो मैक्सिमम वेलोसिटी है जो जिसको लेकर आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक आराम से पहुंच सकता है, ठीक है। तो वो जो मैक्सिमम वेलोसिटी है, या फिर इसको वी मैक्स से हम ये भी समझ सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी आपकी पड़ी थी ना, मतलब जिस फ्रीक्वेंसी की हमने बात करी थी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी आपकी मेटल पे पड़ रही है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन आपके इजेक्ट हो रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन जब इजेक्ट होते हैं तो वो कुछ वेलोसिटी लेके चलते हैं और उनमें से कुछ उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो वी मैक्स मान के चलो, तो वो जो मैक्सिमम, क्योंकि हम उसे एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आखिरी समय तक आ पा रहा था और जस्ट हमने उसको रोक लिया, तो उसकी वेलोसिटी को हमने कंसिडर करा, दैट इज वी मैक्स। तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है हाफ वी मैक्स का स्क्वायर, और ये कहाँ खप रही थी, कहाँ यूज हो रही थी, इट इज बीइंग यूज्ड बाय दिस चार्ज, क्योंकि अभी तो ये मास इलेक्ट्रॉन का है, ठीक है, और उसी इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो उसका चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस, ये वी नॉट क्या है, वी नॉट रिटार्डिंग पोटेंशियल है ना, वी नॉट रोक रहा था, तो इस चार्ज को वी नॉट पोटेंशियल डिफरेंस से ले जाने में सारी एनर्जी आपकी खर्च हो गई, मतलब सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की खर्च हो गई। तो यहाँ पर आपका जो वर्क डन है दैट कम्स इक्वल टू द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर बात क्या है, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है दैट इज कांस्टेंट, ठीक है, तो जो वी नॉट है स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स की जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉन्स की जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतनी ही ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको चाहिए होगी, ठीक है। अब ये सेंस बनाने लगा होगा, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन का जितना भी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी लेके निकला है दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा थी, समझ रहे हो आप, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की जो इंसिडेंट रेडिएशन की थी ना वही इसको काइनेटिक एनर्जी दे रही थी, ठीक है, वही इसको काइनेटिक एनर्जी दे रही थी, और वही काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट फंक्शन है स्टॉपिंग पोटेंशियल। ऑब्वियस सी बात है यार, जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन चला होगा तो उसको रोकने के लिए आपका पोटेंशियल उतना ही स्ट्रांग होना बनता है, ठीक है, इसीलिए दिस वी नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाफ वी मैक्स स्क्वायर। आई गेस लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया है, हम कंटिन्यू करेंगे इसको अगले पार्ट में, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।